अनंतनाग हमले को अंजाम देकर आतंकियों ने अपने लिए तो आखिरी इंतजाम कर ही लिया है। साथ साथ पाकिस्तान ने भी अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब पाकिस्तान को सावधान रहना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में इस हमले को लेकर जिस तरह पूरा देश गुस्से में है, उसका हिसाब तो पाकिस्तान को देना ही होगा। पूरा देश जानना चाहता है कि हिंदुस्तान के पास बदला लेने के लिए क्या क्या विकल्प है और सरकार किसको चुनेगी। आपको दिखाते हैं कि सरकार कैसे रणनीतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर करारा जवाब दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एलओसी पर बने आतंकवादियों के बेस कैंप की सैटेलाइट तस्वीरें भी देखी। इसीलिए पहला और पुख्ता विकल्प तो यही हो सकता है कि हिंदुस्तान आतंकियों के इन बेस कैंपों को भी तबाह कर दे। न एलओसी पर रहेंगे बेस कैंप और न ही आतंकी देंगे नापाक हरकतों को अंजाम। होम ग्राउंड टेररिस्ट है, उनके तो सिक्योरिटी फोर्सेज लगी हुई है, लेकिन जहां तक घुसपैठ का सवाल है, बाकी मिलिट्री ऑप्शन है। सवाल ये भी है कि क्या हिंदुस्तान इस बार कोवर्ट ऑपरेशन करने का विकल्प अपनाएगा। जिस तरह अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के लिए कोवर्ट ऑपरेशन किया था, कोवर्ट ऑपरेशन में भारत को भी महारत है। म्यांमार में भारतीय सेना ने 4 जून 2015 को मणिपुर में सेना के 18 जवानों के आतंकी हमले में शहीद होने के बाद 10 जून 2015 को भारत ने म्यांमार सीमा पर बने आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया। तीसरा विकल्प भारत के साथ ये है कि वो इंटरनेशनल मंच पर कूटनीतिक तौर पर ऐसा माहौल बनाए कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का दबाव बने, उसे दुनिया से अलग थलग करने का अभियान चलाए, पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीने, उसके साथ व्यापार और वीजा दोनों पर रोक लगाए, बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के मामले को भी हवा दे, पूरी दुनिया को यह समझाए कि चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान को बंधक बना रखा है, उससे पूरी दुनिया को क्या नुकसान हो रहा है। दुनिया को आतंकवाद के नुकसानों के बारे में भी कूटनीतिक तौर पर भारत को माहौल बनाना चाहिए। इसके अलावा भारत सीधा आतंक के आका सलाउद्दीन और हाफिज सईद पर ही निशाना साधने की रणनीति भी अपना सकता है। सलाउद्दीन को पीएम मोदी के अमेरिका यात्रा के दौरान ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था, जबकि हाफिज सईद को अमेरिका ने पहले से ही दुनिया में आतंकवाद फैलाने वालों की लिस्ट में डाला हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को शक ये है कि सलाउद्दीन ने उसी का बदला लेने के लिए ये काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनएसए अजीत डोभाल पल पल की जानकारी दे रहे हैं। खुद पीएम ने एलओसी पर मौजूद आतंकी कैंपों की सैटेलाइट तस्वीरों को देखा है। इसका मतलब है कि मोदी किसी बड़ी प्लानिंग में है और दुनिया को अपने फैसलों से चौंकाने वाले मोदी इस हमले के आकाओं को कैसे चौंकाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देगा। सीमा पर होगा सर्जिकल स्ट्राइक 2। यह आतंकवाद मानव जात के ऊपर दुश्मन है। जब भारत आतंकवाद की बात बताता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने जब अमेरिका दौरे पर हिंदुस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बयान दिया था, तो उन्हें पता भी नहीं था कि अगले ही महीने सर्जिकल स्ट्राइक 2 की नौबत आ जाएगी। अमरनाथ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने तुरंत ही घाटी की स्थिति का जायजा लिया और साथ ही पाकिस्तानी आतंकी कैंपों के बारे में भी मालूमात हासिल की। I am very optimistic. This militancy is also going to outlive its life, as we have seen happening in other parts of the country. I think we are now in the last phase of militancy. पीओके में चल रहे आतंकी कैंपों की तस्वीरें खुद पीएम मोदी सैटेलाइट के जरिए देख चुके हैं। इतना ही नहीं, एनएसए अजीत डोभाल ने उन्हें वास्तु स्थिति से अवगत भी करा दिया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि सेना को पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है।
लेकिन पीएम मोदी पिछली बार की ही तरह इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक को पूरी रणनीति बनाकर और इत्मीनान करके ही अंजाम देने के मूड में है। प्रधानमंत्री पूरे मामले में संयम, प्लानिंग और फिर अटैक की रणनीति पर काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस वक्त स्ट्राइक करना इसलिए भी जरूरी है कि एलओसी के पास जो आतंकी कैंप चल रहे हैं, अगर उसका सफाया हो जाता है तो कश्मीर और घाटी दोनों में अमन और शांति कायम हो सकेगी। सरकार स्ट्राइक करने में ज्यादा देर भी नहीं लगाएगी, क्योंकि घाटी में और उस पार अभी आतंकी सक्रिय है। इसके बाद मौसम बदलेगा और बर्फ पड़ने लगेगी तो फिर आतंकी अपने बिलों में घुस जाएंगे। जब तक हम पाकिस्तान पर कोई बंदिश नहीं लगा पाएंगे, जब तक पाकिस्तान से इस घुसपैठ की कीमत नहीं वसूल कर पाएंगे, ये घुसपैठ चलती रहेगी। कम हो जाती है बर्फ के दौरान, लेकिन जीरो नहीं होती है, पॉसिबल फिर भी है। सेना प्रमुख विपिन रावत ने खुद घाटी में मोर्चा संभाल रखा है। सीआरपीएफ के डीजी से लेकर तमाम बड़े अधिकारी से लगातार मीटिंग चल रही है। हमले के बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ साथ आतंकियों के आगे की रणनीति को नाकाम करना फिलहाल प्राथमिकता में है। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले के बाद से सरकार, सेना और सभी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। आर्मी चीफ बिपिन रावत खुद घाटी में मोर्चा संभाले हुए हैं। बिपिन रावत के साथ डीजी सीआरपीएफ, गृह राज्य मंत्री समेत कई अन्य सीनियर अधिकारी मौजूद हैं। मंगलवार शाम तक सभी के बीच सुरक्षा के मुद्दे पर अहम बैठक हुई है। एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम को पूरी स्थिति की जानकारी दे दी है। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने चीफ सेक्रेटरी, चिनार कोर्स कमांडर और जम्मू कश्मीर के डीजीपी से बात की। उन्होंने सेना को साफ निर्देश दिए कि आतंकियों पर दबाव बनाया जाए। इतना ही नहीं, अब जो सेना का प्लान है वो दक्षिण कश्मीर पर दबाव बनाने का है, वहां पर फैले आतंकियों के नेटवर्क का सफाया करने का है और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी सेना का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। और जो आतंकवादी ने जो दुष्कर्म दुष्कृत्य किया, उन लोगों को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। वो पाकिस्तान प्रेरित या लश्करी तोयबा प्रेरित जो भी हो, उनको छोड़ेंगे नहीं। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने अपना तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इसी दौरान मंगलवार की शाम सेना से आतंकियों की मुठभेड़ हुई और सेना ने हिजबुल के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। शुरू हो चुका है सर्जिकल स्ट्राइक 2 का ट्रेलर। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में 3 हिजबुल आतंकी हुए ढेर। As you are all aware, 3 local terrorists of the Hizbul Mujahideen cadre have been eliminated in a joint operation that was undertaken by 2nd Battalion Rashtriya Rifles, JNK Police Budgam and 176 Battalion CRPF। मंगलवार शाम से बड़गाम के रुद्वोड़ा इलाके में शुरू हुई ये मुठभेड़ लगभग 8 घंटे तक चली। मारे गए आतंकियों की पहचान दाऊद अहमद उर्फ मुसैब, जावेद अहमद शेख और मुदस्सिर अहमद के तौर पर हुई है। अनंतनाग में बस पर हुए हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बड़गांव में जानकारी मिली कि करीबन 3 आतंकी एक घर में छुपे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने सीआरपीएफ, आरआर और आर्मी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और मंगलवार देर रात इस ऑपरेशन की शुरुआत की और इसमें 3 आतंकियों को सुबह होते होते ढेर कर दिया। इन 3 आतंकियों के नाम अकीब, दाऊद और तीसरा आतंकी जो था वो वहीं ढेर कर दिए गए। सोमवार को अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बाद आतंकवादियों की तलाश में चलाए गए अभियान के तहत महगाम इलाके में स्थित रुद्वोड़ा गांव में घेरेबंदी डाले सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम पर देर शाम 7:30 बजे आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, सेना की आतंकवाद रोधी इकाई, राष्ट्रीय राइफल और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का विशेष अभियान समूह शामिल था।
बडगाम ऑपरेशन के बाद भी सेना रुकने के मूड में कतई दिखाई नहीं दे रही है। खासतौर पर दक्षिण कश्मीर पर फोकस किया गया है। वहां पर मुखबिरों का जाल फैलाने के अलावा इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर के आउटफिट से जुड़े लोगों की तलाश जारी है। सेना का इरादा किसी भी सूरत में अब लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क को बड़ा धक्का पहुंचाने का है। देश में जब जब बड़े आतंकी हमले हुए हैं उसमें कभी लश्कर तैयबा का नाम सामने आया तो कभी हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली। लेकिन अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले में आईबी ने जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि इस हमले को दोनों आतंकी संगठनों ने मिलकर अंजाम दिया है। बस के ड्राइवर को गोली मारकर बस पर कब्जा करना और फिर बस में सवार सभी यात्रियों को गोलियों से भून देना, इरादा यही था आतंकियों का। हमले का मॉड्यूल नया नहीं है, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच आतंकियों ने इसी तरीके को चुना। हालांकि अब तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन खुफिया विभाग के सूत्रों से जो बड़ी जानकारी मिली है उससे ये बात सामने आई है कि आईबी ने गृह मंत्री को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें बताया गया है कि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन दोनों आतंकी संगठनों ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को यह जानकारी मिली है कि अनंतनाग हमले में यानी जो श्रद्धालु थे उन पर हमले में एलईटी का हाथ है। इसको लेकर सबसे बड़ी जानकारी इंडिया न्यूज के बाद जो है वो ये कि लगातार इस मामले में न सिर्फ अबू इस्माइल बल्कि उसके साथ 3 और लोग यानी आतंकी शामिल थे, जिनकी जानकारी इंडिया न्यूज पहली बार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इनके नाम थे आजाद मलिक जो अरवानी के रहने वाले हैं और मुजबिल मंजूर जो कुलगाम का रहने वाला। चौथे आतंकी की लगातार अब भी जांच जो है या फिर उसकी जो जानकारी है इकट्ठा किए जाने की पूरी कोशिश चल रही है। ये बात साफ हो चुकी है कि हमले में पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि आतंकी हमले के दौरान जिस गोली का इस्तेमाल किया गया वो पाकिस्तान की है। बस और यात्रियों पर चलाई गई गोली AK-47 की है और जिस ग्रेनेड लॉन्चर UVGL का इस्तेमाल हुआ वो चीन का बना हुआ है। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के पीछे इंटेलिजेंस ब्यूरो को हिजबुल और लश्कर पर शक इसलिए भी है क्योंकि सैयद सलाउद्दीन जो कि हिजबुल का आका है और जिसे अमेरिका ने हाल ही में इंटरनेशनल आतंकी घोषित किया है, उसने चंद रोज पहले ही ये बयान दिया था कि वो अमरनाथ यात्रा को अपना निशाना बनाएगा। उसके इस बयान के फौरन बाद इस तरह की वारदात का पेश आना साफ करता है कि कहीं न कहीं लश्कर और हिजबुल के गठजोड़ ने ही अमरनाथ यात्रियों पर निशाना साधा है। इस्माइल जिसे इस हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है वो लश्कर का आतंकी है, लेकिन लश्कर के आतंकी इस्माइल को हिजबुल के स्थानीय आतंकवादियों ने इस हमले में मदद की है। सेना की पहली प्राथमिकता में है हमले के मास्टरमाइंड अबू इस्माइल का सफाया। किसी भी सूरत हाल में सेना इस्माइल को पाकिस्तान भागने नहीं देना चाहती और इसके लिए सुरक्षा बलों ने उसे 50 किलोमीटर के दायरे में घेर लिया है। इस मामले में ताजा जानकारी ये है कि सुरक्षा बलों को अबू इस्माइल और उसके साथियों की 8 जुलाई के बाद की एक लोकेशन का पता मिल गया है। अब सुरक्षा एजेंसियां अबू इस्माइल और उसके 3 साथियों को जल्द ही खत्म कर देंगी। कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा अबू इस्माइल का खेल। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने की घेराबंदी। हथियारों से लैस 250 कमांडो तलाश रहे हैं इस्माइल। अमरनाथ यात्रियों पर हमले का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल का जिंदा बचकर भाग जाना मुश्किल है। हमले वाली जगह यानी अनंतनाग के इर्द गिर्द तकरीबन 50 किलोमीटर के एरिया को सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने घेर लिया है। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है और साथ ही ड्रोन से भी इस पूरे इलाके पर पैनी नजर रखी गई है ताकि किसी भी सूरत हाल में अमरनाथ यात्रियों का हत्यारा अबू इस्माइल बचने न पाए। जो ताजा जानकारी सुरक्षा एजेंसी से आई है उसके मुताबिक अबू इस्माइल के अलावा दूसरे 2 आतंकी जिनका नाम आजाद मलिक और मजलिस मंजूर है, उनकी 8 जुलाई के बाद की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। अनंतनाग हमले से पहले 2 बार इन तीनों ने इस जगह की रेकी की।
सबसे पहली रेकी 8 जुलाई को की गई। उसी दिन इस्माइल को शाम 5 बजे के करीब अनंतनाग के कोकेर नाग में देखा गया। उसके बाद इस्माइल को 9 जुलाई को खिरबल इलाके में देखा गया। फिर 10 जुलाई को हमले के बाद इन तीनों को अनंतनाग के हसनपोरा में देखा गया। जानकारी के मुताबिक इस पूरे हमले में 2 बाइक का इस्तेमाल हुआ। अबू इस्माइल को कैसे घेर कर मारना है, इसकी रणनीति खुद एनएसए अजीत डोभाल ने दिल्ली में बनाई है, क्योंकि लश्कर के इस कमांडर को जिंदा बचाने के लिए पाकिस्तान में बैठे आका और आईएसआई पूरी ताकत लगाने की कोशिश में है। कौन है अबू इस्माइल? कैसे 18 महीने पहले पाकिस्तान से आकर इस आतंकी ने घाटी में अपनी पैठ बनाई? कैसे उसने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के आतंक के प्लान को घाटी में एक के बाद एक अंजाम तक पहुंचाया? अब हम आपको ये दिखाते हैं। 24 साल का अबू इस्माइल उत्तर कश्मीर में लश्कर का कमांडर है। जो जानकारी है उसके मुताबिक अबू इस्माइल पाकिस्तान के मीरपुर का रहने वाला है। इस्माइल लश्कर के आका हाफिज सईद का भेजा हुआ वो प्यादा है जिसने घाटी में लश्कर के दबदबे को कायम करने के लिए भेजा गया था। इस्माइल घुसपैठ के जरिए पाकिस्तान से 18 महीने पहले भारत आया था। उत्तर कश्मीर में इस्माइल को आतंकी हमलों का जिम्मा सौंपा गया। इसके साथ ही इस्माइल पर उत्तर कश्मीर में लश्कर के नेटवर्क को मजबूत करने की जिम्मेदारी थी। इस दौरान इस्माइल ने कई आतंकी हमले किए, सेना के जवानों को निशाना बनाया, लेकिन हिजबुल कमांडर बुरहान वानी को सेना ने पिछले साल जुलाई में ढेर कर दिया था। वानी की मौत के बाद सेना ने ऑपरेशन क्लीन के तहत सैकड़ों आतंकियों को ढेर कर दिया। एक आंकड़ा कहता है कि वानी की मौत के बाद तकरीबन 164 आतंकियों को मार गिराया गया, जिसमें लश्कर के भी कई टॉप कमांडर मारे गए। पिछले कई महीनों से सेना की कार्रवाई से बौखलाया और जिस आतंकी समूह की कमर टूट जाने के बाद लश्कर ने यह तय किया कि अबू इस्माइल को दक्षिणी कश्मीर यानी साउथ कश्मीर में भेजा जाए और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए। अनंतनाग लगातार इसी का एक बड़ा हिस्सा था। लेकिन अपनी नेटवर्किंग में मौजूद अबू इस्माइल ने अबू दुजाना को साइडलाइन कर दक्षिण कश्मीर में अपना सिक्का जमा लिया। 10 लाख के नाम इस्माइल ने इससे पहले कई वारदातों को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2016 को बड़गाम जिले में बैंक लूट को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों के जो चेहरे सामने आए थे उनमें से एक अबू इस्माइल भी था। लेकिन पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आका चाहते थे कि इस्माइल घाटी में बड़े हमले को अंजाम दे। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हमला उसी बड़े हमले की साजिश का हिस्सा था। और अब अच्छी खबर, डिजिटल न एलओसी पर रहेंगे बेस कैंप और न ही आतंकी देंगे नापाक हरकतों को अंजाम। होम ग्राउंड टेररिस्ट है, उनके तो सिक्योरिटी फोर्सेज लगी हुई है, लेकिन जहां तक घुसपैठ का सवाल है बाकी मिलिट्री ऑप्शन है। सवाल ये भी है कि क्या हिंदुस्तान इस बार कोवर्ट ऑपरेशन करने का विकल्प अपनाएगा? जिस तरह अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के लिए कोवर्ट ऑपरेशन किया था। कोवर्ट ऑपरेशन में भारत को भी महारत है। म्यांमार में भारतीय सेना ने 4 जून 2015 को मणिपुर में सेना के 18 जवानों के आतंकी हमले में शहीद होने के बाद 10 जून 2015 को भारत ने हमारी सीमा पर बने आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया। तीसरा विकल्प भारत के साथ ये है कि वो इंटरनेशनल मंच पर कूटनीतिक तौर पर ऐसा माहौल बनाए कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का दबाव बने, उसे दुनिया से अलग थलग करने का अभियान चलाए, पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीने, उसके साथ व्यापार और वीजा दोनों पर रोक लगाए, बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के मामले को भी हवा दे, पूरी दुनिया को यह समझाए कि चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान को बंधक बना रखा है उससे पूरी दुनिया को क्या नुकसान हो रहा है। दुनिया को आतंकवाद के नुकसानों के बारे में भी कूटनीतिक तौर पर भारत को माहौल बनाना चाहिए। इसके अलावा भारत सीधा आतंक के आका सलाउद्दीन और हाफिज सईद पर ही निशाना साधने की रणनीति भी अपना सकता है। सलाउद्दीन को पीएम मोदी के अमेरिका यात्रा के दौरान ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था, जबकि हाफिज सईद को अमेरिका ने पहले से ही दुनिया में आतंकवाद फैलाने वालों की लिस्ट में डाला हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को शक ये है कि सलाउद्दीन ने उसी का बदला लेने के लिए ये काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनएसए अजीत डोभाल पल पल की जानकारी दे रहे हैं। खुद पीएम ने एलओसी पर मौजूद आतंकी कैंपों की सैटेलाइट तस्वीरों को देखा है। इसका मतलब है कि मोदी किसी बड़ी प्लानिंग में है। स्थिति का जायजा लिया और साथ ही पाकिस्तानी आतंकी कैंपों के बारे में भी मालूमात हासिल की। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक
this militancy is also going to outlive its life, as we have seen happening in other parts of the country. I think we are now in the last phase of militancy. पीओके में चल रहे आतंकी कैंपों की तस्वीरें खुद पीएम मोदी सैटेलाइट के जरिए देख चुके हैं। इतना ही नहीं, एनएसए अजीत डोभाल ने उन्हें वास्तु स्थिति से अवगत भी करा दिया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि सेना को पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। लेकिन पीएम मोदी पिछली बार की ही तरह इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक को पूरी रणनीति बनाकर और इत्मीनान करके ही अंजाम देने के मूड में है। प्रधानमंत्री पूरे मामले में संयम, प्लानिंग और फिर अटैक की रणनीति पर काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस वक्त स्ट्राइक करना इसलिए भी जरूरी है कि एलओसी के पास जो आतंकी कैंप चल रहे हैं, अगर उसका सफाया हो जाता है तो कश्मीर और घाटी दोनों में अमन और शांति कायम हो सकेगी। सरकार स्ट्राइक करने में ज्यादा देर भी नहीं लगाएगी, क्योंकि घाटी में और दुनिया को अपने फैसलों से चौंकाने वाले मोदी इस हमले के आकाओं को कैसे चौंकाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देता। सीमा पर होगा सर्जिकल स्ट्राइक 2। यह आतंकवाद मानव जात के ऊपर दुश्मन है। जब भारत आतंकवाद की बात बताता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने जब अमेरिका दौरे पर हिंदुस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बयान दिया था, तो उन्हें पता भी नहीं था कि अगले ही महीने सर्जिकल स्ट्राइक 2 की नौबत आ जाएगी। अमरनाथ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने तुरंत ही घाटी की अनंतनाग हमले को अंजाम देकर आतंकियों ने अपने लिए तो आखिरी इंतजाम कर ही लिया है। साथ साथ पाकिस्तान ने भी अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब पाकिस्तान को सावधान रहना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में इस हमले को लेकर जिस तरह पूरा देश गुस्से में है, उसका हिसाब तो पाकिस्तान को देना ही होगा। पूरा देश जानना चाहता है कि हिंदुस्तान के पास बदला लेने के लिए क्या क्या विकल्प है और सरकार किसको चुनेगी। आपको दिखाते हैं कि सरकार कैसे रणनीतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर करारा जवाब दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एलओसी पर बने आतंकवादियों के बेस कैंप की सैटेलाइट तस्वीरें भी देखी। इसीलिए पहला और पुख्ता विकल्प तो यही हो सकता है कि हिंदुस्तान आतंकियों के इन बेस कैंपों को भी तबाह कर दे। सवाल ये भी है कि क्या हिंदुस्तान इस बार कोवर्ट ऑपरेशन करने का विकल्प अपनाएगा, जिस तरह अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के लिए कोवर्ट ऑपरेशन किया था। कोवर्ट ऑपरेशन में भारत को भी महारत है। म्यांमार में भारतीय सेना ने 4 जून 2015 को मणिपुर में सेना के 18 जवानों के आतंकी हमले में शहीद होने के बाद 10 जून ऐसे रणनीतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर करारा जवाब दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एलओसी पर बने आतंकवादियों के बेस कैंप की सैटेलाइट तस्वीरें भी देखी। इसीलिए पहला अनंतनाग हमले को अंजाम देकर आतंकियों ने अपने लिए तो आखिरी इंतजाम कर ही लिया है। साथ साथ पाकिस्तान ने भी अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब पाकिस्तान को सावधान रहना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में इस हमले को लेकर जिस तरह पूरा देश गुस्से में है, उसका हिसाब तो पाकिस्तान को देना ही होगा। पूरा देश जानना चाहता है कि हिंदुस्तान के पास बदला लेने के लिए क्या क्या विकल्प है और सरकार किसको चुनेगी। आपको दिखाते हैं कि सरकार पुख्ता विकल्प तो यही हो सकता है कि हिंदुस्तान आतंकियों के इन बेस कैंपों को भी तबाह कर दे। न एलओसी पर रहेंगे बेस कैंप और न ही आतंकी देंगे नापाक हरकतों को अंजाम। होम ग्राउंड टेररिस्ट है, उनके तो सिक्योरिटी फोर्सेज लगी हुई है, लेकिन जहां तक घुसपैठ का सवाल है, बाकी मिलिट्री ऑप्शन है। 2015 को भारत ने हमारी सीमा पर बने आतंकी कैंपों को तबाह
के साथ ये है कि वो इंटरनेशनल मंच पर कूटनीतिक तौर पर ऐसा माहौल बनाए कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का दबाव बने, उसे दुनिया से अलग थलग करने का अभियान चलाए, पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीने, उसके साथ व्यापार और वीजा दोनों पर रोक लगाए।